हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस में क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। अध्याय 9 प्रकाश चैप्टर का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश चैप्टर परावर्तन तथा अपवर्तन का ये वीवीआई चैप्टर है। देखिए, ये वीवीआई चैप्टर है, इसको समझिए, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए, इस चैप्टर को हम पूरा डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही। ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर 9 का मतलब कि सारा क्वेश्चन आंसर है, वीवीआई क्वेश्चन आंसर है, जिसके माध्यम से हम पूरे चैप्टर को भी हम डिस्कस कर देंगे। तो याद रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन बहुत आएगा एग्ज़ाम में और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखिए, आपको फिर एक बार बता दूं कि आपका स्वागत है एम दानिश एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश का लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें है पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली या पॉलिश की हुई सतह पर टकराती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब देखिए, प्रकाश की किरणें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली या पॉलिश की हुई सतह जैसे दर्पण पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आएंगी और आने के बाद किसी भी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएंगी, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब हवा से आया तो हवा में ही लौट जाएगा। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, हम बता देते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दें। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, और प्रकाश की किरण इधर से आई, इधर से आया और टकरा के इधर चला गया। मतलब ऐसे आया और ऐसे चला गया, मतलब हवा में आया, हवा में ही चला गया। यहाँ पर लंब डाल दिए। देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। ये एम दर्पण है, ये जो रंगा हुआ है ये हमारा समतल दर्पण है। तो ये आपतित किरण, इस कोण को हम आई बोलते हैं, इस कोण को, आपतन कोण को आई। अब परावर्तन कोण ये है, इसको हम आर बोलते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई बोलते हैं, जिसे आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर बोलते हैं, जिसको परावर्तन कोण बोलते हैं। और आई और आर क्या होता है, आई आर इक्वल होता है। तो आपतित किरण वही बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। यही है परावर्तन का नियम। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो मुख्य उपयोग लिखें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो मुख्य उपयोग को लिखें। तो देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, हजामत दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए, हजामत दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, डॉक्टरों के द्वारा कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने में करते हैं। देखिए, डॉक्टर जो आँख कान का डॉक्टर होता है वो इसका उपयोग करता है। देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल या अवतल दर्पण का उपयोग था, ये उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में
क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मतलब उत्तल दर्पण जो होता है, देखिए उत्तल दर्पण वाहनों का साइड मिरर बनाने में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर बनाने के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मतलब ये पीछे के सारा एरिया को कवर करता है। जब आप उत्तल दर्पण को साइड मिरर बनाएंगे तो पीछे की चीज़ पूरा क्लियर आपको दिखेगा, पूरा लंबा एरिया तक आपको बहुत ज़्यादा एरिया तक दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या वाहनों में इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश के बड़े क्षेत्र में फैलने के लिए सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, प्रकाश की किरण है। देखिए प्रकाश की किरण है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक माध्यम है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर पानी है, नीचे हवा है, यहाँ पर पानी है। तो देखिए मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो प्रकाश की किरणें जो होगा ये क्या होगा। देखिए यहाँ पर अभिलंब डाल देते हैं, पहले अभिलंब डाल देते हैं। देखिए एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम पानी है। तो जब प्रकाश की किरणें आएंगी, देखिए जिस यहाँ से आया और ये क्या करेगा, पानी में अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब इसको जाना चाहिए था ये सीधा पथ पर जाना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा सा जिस हवा से आया और पानी माध्यम में घुसा, तो ये देखिए ये क्या हुआ, थोड़ा सा अपने पथ से घूम गया। मतलब जाना चाहिए था ये सीधा, लेकिन ये टेढ़ा थोड़ा सा गया, मतलब अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हैं और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसको समझिए। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये पृष्ठभूमि है, यहाँ पर हवा है, ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है, दोनों पारदर्शी माध्यम है, पानी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लंब डाल दिए तो क्या हुआ कि आपतित किरण ऐसे आया और ऐसे मुड़ गया, अभिलंब की तरफ जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मुड़ गया इधर मुड़ गया आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोला है, देखिए ये क्या बोलता है स्नेल्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु को अलग करने वाली पृष्ठभूमि के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु यहाँ हुआ, यहाँ पर आपतन बिंदु ये ओ हुआ, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण ए ओ आपतित किरण, ओ बी परिवर्तित किरण, ये आपतन कोण होगा आई परिवर्तित किरण। देखिए आप आर ले लीजिए, परावर्तित किरण आर, तो इस तरह से होगा। तो देखिए तीनों एक ही तल में होगा, यही कहा है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। स्नेल्स लॉ, देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसका दूसरा नियम, आपतन कोण का दूसरा नियम, अपवर्तन के दूसरा नियम जो होता है वो स्नेल्स लॉ, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, साइन को बोलते हैं जया, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। मतलब साइन आई बाई साइन आर एक मतलब कि
क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, या तो म्यू लिखिए या एन लिखिए, स्थिरांक होता है। मतलब साइन आई, देखिए साइन आई हम लोग लिखते थे साइन आई आपतित किरण आपतन कोण की जया और परावर्तित कोण की अपवर्तन कोण की जया। मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये एन लिखे, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा, ये होगा। देखिए इसी को लिखा है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए साइन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आई साइन आर एक निश्चित स्थिरांक होता है। मतलब साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू एन। देखिए ये होता है। अब देखिए अब अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपातों को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और जो माध्यम दिया हुआ है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात जो होगा उसी को अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे देखिए हीरा का कथन अभिप्राय हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल ये क्या होता है, 1/2.42 गुना है। दूसरे शब्दों में हीरा में प्रकाश की गति वायु की तुलना में बहुत धीमी है। मतलब हीरे में जो प्रकाश की गति है वह वायु में प्रकाश की गति का बहुत मतलब कि धीमा है। देखिए उसके बाद अगला देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सूत्र और आंकिक प्रश्न। देखिए दर्पण सूत्र देखिए मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मतलब 1/v होता है प्रतिबिंब दूरी और u होता है वस्तु दूरी। v होता है प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी और f होता है आपका फोकल लेंथ। तो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। आवर्धन होता है m = -v/u और m = v/u। लेंस के लिए आवर्धन होता है m = v/u और दर्पण के लिए होता है m = -v/u। लेंस की क्षमता 1/f, मतलब पावर = 1/, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, मीटर में बोलते हैं। इसका यूनिट होता है डायोप्टर d। 1/f जो होता है लेंस की क्षमता होता है, जिसका मतलब कि यूनिट है डायोप्टर d। अब देखिए यहाँ पर आंकिक प्रश्न। देखिए आंकिक प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगा। देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी u निगेटिव होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी u निगेटिव होगा। अवतल दर्पण का वस्तु दूरी u निगेटिव होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। फोकस दूरी -m, देखिए -15 होगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है। देखिए और प्रतिबिंब दूरी कहाँ होगा, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिए ये 1/f यहाँ पर कैसे फॉर्मूला लगाया समझिए। मतलब कि 1/v + 1/u = 1/f। देखिए u 1/v -30 सेंटीमीटर रखेंगे और 1/u, देखिए 1/v यहाँ पर जो है, देखिए 1/v
देखिए 1/v निकालना है, v निकालना है, u जो है माइनस में है, -30 और 1/f -15, इससे 15 इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लाएंगे वैल्यू, किसका लाएंगे तो v का वैल्यू लाएंगे। तो v का वैल्यू कितना आएगा तो देखिए v का वैल्यू हमारा सॉल्व करने के बाद v का वैल्यू आएगा -30। v का वैल्यू कितना आएगा तो सॉल्व करने के बाद v का वैल्यू -30 आएगा, मतलब प्रतिबिंब भी आगे बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका निष्कर्ष क्या हुआ, देखिए इसका निष्कर्ष दर्पण प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु की ही जगह पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ये देखिए और ये खींच दिए, ये 15 सेंटीमीटर जो है, ये 15 सेंटीमीटर फोकस है और 30 सेंटीमीटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो 30 पर ही वस्तु है, 30 पर ही वस्तु है। तो इस पर जब वस्तु रहता है तो इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है। देखिए तो वहीं पर बनेगा जब अवतल दर्पण के अगर कोई वक्ता केंद्र पर वस्तु होता है तो वक्ता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरीय लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। दो पतले लेंसों की क्षमता +2.0 d तथा -3.5 d है, तो संयोजन की कुल क्षमता फोकस दूरी क्या होगी। देखिए लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए पहला लेंस का मात्रक क्या है, देखिए पहला लेंस का पावर क्या है +2 और दूसरे लेंस का पावर है -3.d। अब डायोप्टर निकालेंगे, देखिए कुल क्षमता तो ये कुल क्षमता तो P1 + P2 2 + 3.5 = -1.5, मतलब दो। देखिए पहला लेंस का क्षमता है 2 +2, दूसरा लेंस का क्षमता है -3.5, दूसरा लेंस का क्षमता है -3.5। कुल क्षमता कितना हुआ तो P1 + P2 हुआ। P1 कितना है तो +2, अब P2 कितना है तो -3.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1.5 आया। तो इसका कुल क्षमता क्या होगा उस लेंस का -1.5, और इसका क्षमता क्या होगा तो देखिए 1/-1.5 ये होगा इसका डायोप्टर में कुल क्षमता -0.7 होगा। तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि पूरा संयोजन एक अवसरल अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अवतल लेंस निगेटिव में होता है। देखिए उसके बाद यहीं पर क्या हुआ, आपका वीडियो ये समाप्त हुआ। देखिए और हमारे YouTube चैनल को आप क्या करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे अच्छे चीज़ों को पाने के लिए, और मतलब सारे चैप्टरों को पाने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब चैनल के हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को भी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स दूँ तो आपको मिले। इसी के लिए मैं अपना मतलब कि आज वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।